hello guys, my name is Shayok Shah. Currently I am a second year MBA student at एम्स कल्याणी. आज मेरे साथ मेरा दो दोस्त है, तो ये लोग भी मेरे साथ ही सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं. तो ये है सुदीप चटर्जी. इसका नीट 2020 में फिजिक्स में 175 आया था आउट ऑफ 180. एंड ये है सौत्रिक सूर. हाय गाइस. इसका 171 आया था नीट में आउट ऑफ 180. ठीक है. आज आपने कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो किया था फिजिक्स के लिए? मेनली मैं तो 2 इयर्स कोर्स में आकाश में पढ़ता था. तो आकाश का जो नोट्स सर लोग देते थे तो वो मैं पढ़ता था. और एनसीईआरटी का मतलब एनसीईआरटी पूरा बुक तो नहीं पढ़ा फिजिक्स के लिए, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है. जैसे कि 11th का स्टार्टिंग में जो चैप्टर्स है जैसे कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, और 12th में भी कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स है. तो वो वाला टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ा क्योंकि वहाँ से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कुछ. और ऐसे प्रैक्टिस के लिए डीसी पांडे का वो आर्यन का बुक पढ़ता सॉल्व करता. अच्छा. और जैसे आकाश का मॉड्यूल हो गया, फिर एसी वर्मा हो गया, ये सब भी फॉलो किया था आपने? हाँ. और सौत्रिक आप? तो फिजिक्स में रिसोर्सेज का बात करें तो फिर रिसोर्सेज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकते हैं. एक है थ्योरी रिसोर्सेज, एक होता है कॉन्सेप्चुअल रिसोर्सेज, एक होता है प्रैक्टिस रिसोर्सेज. सो थ्योरी रिसोर्सेज में एनसीईआरटी इज द बेस्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द थ्योरी क्वेश्चंस कम फ्रॉम द एनसीईआरटी इन फिजिक्स. एंड इन प्रैक्टिस यू कैन फॉलो एनीथिंग. जैसे कि मैं एमटीजी का एक मैगजीन आता था वो मैं फॉलो करता था. आकाश का स्टडी पैकेजेस का क्वेश्चंस सॉल्व करता था. टेस्ट देता था, वो सब का क्वेश्चंस मेरा प्रैक्टिस रिसोर्सेज के अंदर आता था. और जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एसी वर्मा या फिर डीसी पांडे का इंजीनियरिंग वर्जन, ये सब भी आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो. और अगर आप कोई वीडियो लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं या फिर कोचिंग में है तो फिर वहां से भी आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ सकता है. तो बेसिकली दीज आर द रिसोर्सेज. हाँ, ओके. तो मतलब फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है मतलब पढ़ने में, मतलब कॉन्सेप्ट समझने में बेसिकली. हाँ. तो उसमें क्या होता है कि बहुत लोग कॉन्सेप्ट को पकड़ नहीं पाते. मतलब ये वाला प्रॉब्लम कैसे करे, ये वाला प्रॉब्लम कैसे करे. सबका बेसिक कॉन्सेप्ट सेम ही होता है. पर हाँ, पर अगर कॉन्सेप्ट आपको पता हो तो आप वो सब तरह के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं. हाँ, ठीक है. तो वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आप दोनों ने क्या किया था मेनली? मतलब आप अगर मेरे व्यूअर्स को बताएं तो अच्छा होगा. मेनली मैं जो नोट्स बनाता था खुद से और वो नोट्स ही फॉलो करता था. जैसे कुछ शॉर्ट फार्मूला वगैरह वो सब बनाता था. तो जिससे कि मतलब आप क्लास में ही वो सब बना लेते थे? हाँ, क्लास या फिर में टीचर्स जो करते थे वो मतलब जो फार्मूला वगैरह वो सब घर में आके मेरे से नोट करता था. और फिर नीट में तो मेनली तो कैलकुलेशन ज्यादा आता है. तो इसलिए नीट में बेसिकली फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन ज्यादा आता है. मतलब कॉन्सेप्चुअल मतलब इतना ज्यादा बड़ा जैसे पैरेलल सर्किट का प्रॉब्लम हो गया जिसमें आपको अनवाइंड करना पड़ता है सबको. मतलब जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं वो सब प्रॉब्लम तो ज्यादा नहीं आता. बेसिकली फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आता है. नीट बेसिकली हमारा स्पीड को टेस्ट करता है रेदर देन आई. क्योंकि आप लोग जानते हैं 180 क्वेश्चंस, मतलब अभी 200 क्वेश्चन हो गया है पर क्वेश्चन आपको 180 सॉल्व करना है. पर 180 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स. तो नीट आपको ऐसा ही क्वेश्चन देगा जो आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सके. ठीक है. तो बेसिकली उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और क्या होना चाहिए मतलब ताकि आप मतलब टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताइए. मतलब आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था? मतलब फिजिक्स का प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम का 2 टाइप का अप्रोच हो सकता है. जैसे एक होता है मतलब बेसिक जैसे आप बोर्ड्स में करते हैं. ठीक है. एक बोर्ड्स का अप्रोच होता है और एक होता है मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अप्रोच. मतलब आपने टाइम मैनेजमेंट में क्या क्या फॉलो किया? हाँ, तो मैं इधर एक बात कहना चाहता हूँ कि हम बेसिकली नीड टेस्ट अबाउट आवर स्पीड एंड एक्यूरेसी. बट एक चीज याद रखना है कि इसका मतलब ये नहीं कि डेरिवेशन को बिल्कुल इग्नोर कर जाएंगे. डेरिवेशन करना चाहिए क्योंकि ये बोर्ड में भी आपको हेल्प करेगा और प्लस आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होगा. लेकिन नीट में हमें स्पीड में प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इसलिए आपका फॉर्मूलाज रेडी होना चाहिए. मतलब एट योर फिंगर टिप्स होना चाहिए, बिल्कुल झटाक से याद आ जाए. तो मतलब आप फॉर्मूला पे नोट्स बना सकते हैं. जैसे मेरा था 11th का एक अलग नोट्स था, 12th का एक अलग नोट्स था. तो उससे टाइम मैनेजमेंट इजीली होगा क्योंकि
आपको फॉर्मूला जल्दी से याद आएगा, तभी आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। और टाइम मैनेजमेंट में और एक चीज है कि कैलकुलेशन का प्रॉब्लम, किसी किसी का कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग जाता है, तो उसमें भी टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है। इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस बहुत नेसेसरी है। हाँ और दूसरी बात है कि कैलकुलेशन में आपका अप्रोक्सीमेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कि कोई कोई क्वेश्चंस ऐसा होता है कि वो लोग चाहते हैं कि आप अप्रोक्सीमेशन करें, ऐसे ही ऑप्शंस देते हैं कि फार अपार्ट ऑप्शंस देते हैं। तो आप अगर अप्रोक्सीमेशन करेंगे तभी आप उसका आंसर को इजीली निकाल पाएंगे। तो ये कला आपको सीखना है, हाँ। अप्रोक्सीमेशन वाला। अप्रोक्सीमेशन बहुत। तो मतलब ये सिली मिस्टेक को घटाने के लिए आप लोगों ने क्या किया था बेसिकली? ये रेगुलर प्रैक्टिस से ही आता है। मेनली नीट का जो फीस का क्वेश्चन ज्यादा टफ होता है ऐसा तो नहीं है, जैसे कि जेई एडवांस और जेई एडवांस जेई जेई मेंस। हाँ, तो मेनली स्ट्रेटेजी और परफेक्शन ये दोनों चीज मैटर करता है। हाँ तो स्ट्रेटेजी आता है प्रैक्टिस से और परफेक्शन दोनों ही प्रैक्टिस से आता है। तो रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक मतलब शेड्यूल टाइम करके उस टाइम में सिर्फ फिजिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ेगा। और नीट से पहले 2-3 महीना जो रहेगा उसमें फुल सिलेबस टेस्ट को ज्यादा सॉल्व करना। अभी तो बेसिकली मतलब हाँ। अगर हम मान के चले कि मई में एग्जाम हुआ हाँ, मई में। तो और सिर्फ कितना महीना बचा है? 2.5 हाँ, मंथ्स तो के उसमें भी आसपास तो बचा है। हाँ। बोर्ड्स पास में है, तो हाँ। बोर्ड्स के बाद वो रेगुलर फॉलो हाँ। करना चाहिए full मतलब syllabus। रेगुलर मतलब टेस्ट देना पड़ेगा, हाँ। मॉक टेस्ट देना चाहिए, मतलब हाँ। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ। तो और बेसिकली मैं सिली मिस्टेक में एक चीज हाँ, बताना चाहता हूँ बताइए, कि बताइए। सिली मिस्टेक का रीजन क्या होता है। सिली मिस्टेक का रीजन जनरली दो होता है। एक होता है कि हम टेंशन में होते हैं, हड़बड़ाहट में होते हैं, तो फिर जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। मतलब सिली मिस्टेक का मतलब क्या है, हमें आता है फिर भी हम मिस्टेक किए, तो हड़बड़ाहट में हो सकता है, जल्दी जल्दी टेंशन में हो सकता है, ये एक रीजन है। दूसरी रीजन है कि हमारा ब्रेन एग्जाम में उतना एक्टिव लेवल पे नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन भी है। मतलब आप अगर जैसे सुदीप ने बोला, आप अगर रेगुलर टेस्ट देंगे, शेड्यूल टेस्ट देंगे, तो फिर जरूर धीरे धीरे आपका सिली मिस्टेक घटता जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू नो ऑल। एंड आपका ब्रेन को अगर आपको एक्टिव मोड में रखना है, तो फिर अगर 2 से 5 में एग्जाम हो रहा है मान लीजिए, तो फिर आई थिंक दैट जब एग्जाम पास आ रहा है तो 2 से 5 के अंदर अगर आप टेस्ट दे सकते हो तो अच्छा है। मैं खुद देता था और मैं देखा कि उस टाइम पे मेरा ब्रेन धीरे धीरे एक्टिव होते जा रहा है, क्योंकि उस टाइम पे जनरली क्या होता है कि लोगों को नींद आता है खाने के बाद। हाँ। तो कभी कभार उसके बाद ऐसे सिली मिस्टेक हो जाता है, तो ये आप प्रिवेंट कर सकते हो। तो आप दोनों मुझे ये बताए कि सुदीप ने जो जैसे बोला परफेक्शन के बाद, तो आप दोनों डेली कितना प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते थे जो परफेक्शन के लिए? मैं तो रात में 1 घंटा रखता था रोज, क्योंकि रात में तो मैक्सिमम टाइम नींद आ जाता है, तो थ्योरी पढ़ने में उस टाइम मन नहीं करता है। हाँ, बोर लगता है बहुत। हाँ, बहुत बोर लगता है। तो उस टाइम मैं सॉल्व करता था एमसीक्यूज, तो कुछ भी रिसोर्स हो तो उससे ही सॉल्व कर लेता था। और एग्जाम से पहले मतलब नीट एग्जाम से पहले तब तो लॉकडाउन मतलब हुआ था, तो वो 3 महीना में रोज वो 2 to 5 जो जैसे सोतिन ने बोला 2 to 5 उस टाइम में मैं रोज फुल सिलेबस टेस्ट देता था। तो उससे परफेक्शन बहुत आता है। हाँ हाँ हाँ, वो तो है। मैं ऑलरेडी बोला हूँ कि मैं 2 to 5 टेस्ट देता था, वो एग्जाम के पहले। लेकिन जब एग्जाम बहुत दूर था, मतलब मैं जब क्लास 11th या 12th में प्रिपेयर कर रहा था, तब मतलब जितना हो सके, जितना टाइम मुझे मिल रहा है उतना टाइम, जहां से भी मुझे अच्छा प्रॉब्लम मिल रहा है, टीचर ने रिकमेंड कर दिया कुछ बुक या फिर मैगजीन, कहीं से भी मैं मतलब उस टाइम पे मतलब बेसिकली 11 में आप अगर पढ़ रहे हैं अभी, तो आपका ऐसा नहीं मतलब पूरा नीट ओरिएंटेड हो जाना है, ऐसा मतलब नहीं करना है, ठीक है। मतलब आप अगर जेईई मेंस का कोई प्रॉब्लम मिला है आपको, आप वो सॉल्व कर सकते हैं। आप जैसे डीसी पांडे बोला, फिर एसी वर्मा है, वो सब सॉल्व करते हैं। वो सब आपको पता है कि उसमें से नीट में प्रॉब्लम आने के चांस कम है, क्योंकि नीट बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। पर हाँ, आप वो सब प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है, ठीक है। आप अगर कोई मतलब डीसी वर्मा को प्रॉब्लम करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, पर अगर आप जैसे अभी से मान के चलिए आपका 2.5 मंथ्स बाद एग्जाम है, ठीक है, तो आप इस टाइम पे नीट ओरिएंटेड प्रॉब्लम ज्यादा फोकस कीजिए, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। और तो आप अब बताइए कि मतलब एनसीईआरटी का मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब ये नीट में फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस है। बायोलॉजी के लिए हम सबको पता है कि एनसीईआरटी मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है, मतलब उससे बाहर तो आता ही नहीं कुछ। तो फिजिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है एनसीईआरटी का? हाँ, एनसीईआरटी फिजिक्स
बेसिकली उसको बाइबल तो नहीं बोल सकते कि फिजिक्स का बाइबल है, कॉन्सेप्चुअली बुक थोड़ा सा उतना भी अच्छा नहीं है, बट थियोरिटिकली इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, क्योंकि वही से क्वेश्चन आता है जो थियोरिटिकल क्वेश्चन आता है। तो फिजिक्स का हर एक साल का पैटर्न कैसा आ रहा है अभी 2019 से, कि 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थियोरिटिकल आ रहा है, और वो जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से सेट किया जा रहा है। तो आपको कुछ चैप्टर्स को फॉलो करना है एनसीईआरटी का जो थियोरिटिकल है, जैसे कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स हो गया, इवन साइंटिस्ट का नाम हो गया, वो भी कभी कभार पूछा जाता है, magnetic properties of matter, semiconductors. These are the chapters which are very very important for as with respect to theoretical purposes. And आपका अगर टाइम नहीं है तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड कुछ थियोरिटिकल बुक होता है, जैसे कि एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, या फिर जो एमटीजी का आता है, या फिर दिशा का एनसीईआरटी बूस्टर। तो फिर ये सब बुक में थियोरिटिकल क्वेश्चंस जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से फ्रेम किया गया है वो दिया जाता है, तो फिर वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, ताकि आप समझ सको कि आपका थ्योरी स्ट्रांग है कि नहीं, एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी। और एक बात है कि आप जो थियोरिटिकल चैप्टर्स जो नहीं है, मतलब जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स है, जो आप एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन रीडिंग नहीं दे रहे, तो उसमें बस आप ग्राफ्स और एग्जांपल्स देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो बेसिकली वही से जनरली आएगा। हमारा भी ग्राफ्स आया था और बहुत सारे लोग गलत करके आए थे क्योंकि एनसीईआरटी नहीं पढ़े थे। वो एक रीजन है एनसीईआरटी पढ़ने का। तो एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ेगा, तो एनसीईआरटी भी आपको फॉलो करना है फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ, मतलब मेन चीज जो 3 आवर्स का एग्जाम होता है, उसमें एंजाइटी फैक्टर एक बहुत काम करता है, और टाइम मैनेजमेंट बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो उसको कैसे मैनेज किया है, मैनेज किया था आप दोनों ने, तो वो एक बार हम मेरे व्यूअर्स को बताइए आप। तो नीट में तो मेनली 3 सब्जेक्ट होता है, तो उसमें रिलेटिवली इजी तो बायोलॉजी होता है। तो मेरा स्ट्रेटेजी तो ये था कि मैं बायोलॉजी से स्टार्ट करता था, क्योंकि स्टार्टिंग में एंजाइटी ज्यादा होता है, और बायोलॉजी करते करते थोड़ा फैमिलियर हो जाने के बाद फिर फिजिक्स सॉल्व करने जाता था। और फिजिक्स सॉल्व करने का मतलब ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से पूरा एकदम सीक्वेंशियल करते करते जो है, ऐसा नहीं। मैं मिडिल से कहीं भी कुछ क्वेश्चन देखा कि ये क्वेश्चन छोटा है, किसी में ग्राफ देखा कि ये ग्राफ तो मैंने पहले देखा है, तो ये वाला कर लो, ऐसे ऐसे करते करते इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है, और जो मतलब इजी सवाल जो होता है वो जल्दी जल्दी हो जाता है, और जो हार्ड सवाल एक अगर मिल जाए पहले ही तो उसमें बहुत टाइम चला जाता है। तो ये घटाने के लिए ये स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता था। और सोत्री आपने मतलब मैनेज कैसे किया था ये? मतलब स्ट्रेस मैनेज करने के लिए मुझे लगता है कि मेडिटेशन इज अ वेरी गुड वे। और अगर आप बहुत काम है, कूल है, तो भी आपका गलती हो सकता है। तो रेगुलर प्रैक्टिस, जैसे ऑलरेडी हम बोले, रेगुलर प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट, एंड आपका खुद का एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना चाहिए पेपर सॉल्विंग का। क्योंकि मैं बायोलॉजी से शुरू करता था, सुदीप बायोलॉजी से शुरू करता था, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फिजिक्स से शुरू करेंगे तो आपका गलत स्ट्रेटेजी होगा। आपका खुद को स्ट्रेटेजी आपको खुद को पहचानना पड़ेगा। वो मतलब आप जो टेस्ट दे रहे, मॉक टेस्ट दे रहे, उसमें आप देख लीजिए, मतलब क्या कोई एग्जाम में आप पहले फिजिक्स से स्टार्ट कीजिए, कोई एग्जाम में केमिस्ट्री से स्टार्ट कीजिए, कोई एग्जाम में बायोकेमिस्ट्री, कोई एग्जाम में बायोलॉजी स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद देखिए मतलब कौन सा ज्यादा आपके लिए कंफर्टेबल हो रहा है, तो आप नीट के टाइम पे वो कीजिए, ठीक है। नीट के टाइम पे एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, जो आपको मतलब जो आप एग्जाम में करते हैं उसी चीज को फॉलो कीजिए नीट के एग्जाम में, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। तो अब आप दोनों ये बताइए, मतलब आप दोनों मेरे व्यूअर्स को और कोई मतलब सजेशंस ये देना चाहेंगे कि नहीं? तो बेसिकली तो नीट में बेसिकली और एक जो प्रॉब्लम होता है वो है बबलिंग के टाइम जो एरर होता है, तो वो मिनिमाइज करने के लिए तो प्रैक्टिस तो जरूरी है। और मैं क्या करता था, जो मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाने के बाद वो टिक कर देता था पहले, फिर उसके बाद वो इनसर्कल करता था। मैं एग्जैक्ट सेम स्ट्रेटजी में फॉलो करता था। तो सोत्री आप क्या बोलना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को मतलब इस बारे में? हाँ, लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स का पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में 4 तरीके का क्वेश्चन आता है जनरली। पहला टाइप है कि थियोरेटिकल क्वेश्चंस, दैट इज फ्रेम फ्रॉम एनसीईआरटी, एंड दैट इज ऑलमोस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस। एंड सेकंड टाइप इज basic concepts that is covered in the previous year, that is almost 20 to 25 questions. Or so previous year paper solving is very much important. And type 3 is new basic concepts जो previous year में cover नहीं किया गया है, तो फिर इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और टाइप 4 इज टिपिकल कॉन्सेप्ट्स, मतलब
बहुत सारे टॉपिक्स को मिला दिया है, ऐसे थोड़ा सा हाई लेवल का हाँ क्वेश्चंस। तो इसमें क्या होता है कि हम सबको पता है एक्चुअली हाँ। जो जेईई का पेपर जो किया है, तो JEE जेईई के पेपर से भी कभी कभार डायरेक्टली रिपीट हो जाता है विद ऑप्शंस। तो आप हो सके तो जेईई के पेपर कर लीजिए, तो इसमें एक बार आपको देख हेल्प लीजिए मिलेगा। तो वो हाँ। इजी रहेगा, ठीक है। तो और मैं एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ हाँ, कि अगर आपका कोई भी पॉइंट फिजिक्स में कोई भी टॉपिक वीक हो ना, तो उसमें आप मतलब प्रिपरेशन के टाइम में ज़्यादा स्ट्रेस देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मेरा जो हुआ था कि क्लास 11th में मेरा रोटेशनल मैकेनिक्स और वो वाला पोर्शन, मैकेनिक्स का पोर्शन बहुत वीक था। तो वो कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया था सही से। तो मैं 12th में वो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया, और सर के पास बहुत सारा डाउट था, वो भी क्लियर कर लिया। तो करके मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड हुआ। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो वीकेस्ट टॉपिक है हम लोगों का, तो उसको अपना वीक पॉइंट मत बनाइए, और उसमें ज़्यादा स्ट्रेस दीजिए, यही मैं बोलना चाहूँ। हाँ, तो अगर आपको कोई डाउट रहता है इस रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एंड वीडियो अच्छा सब्सक्राइब गाइस, वीडियो लाइक अच्छा लगे like तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू। बाय। बाय।